हरे कृष्णा। देखिए आज ना हम लोग अकाउंट्स में एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ा हो। करिकुलम में होता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसने किसने पढ़ा है स्कूल में जरा? ओके, तो मैं ये मान के पढ़ाऊं कि आपको कुछ नहीं आता, कि ये मान के पढ़ाऊं कि आपको सब कुछ आता है? अच्छा, एक ही सुर में आंसर आया है कि कुछ नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं कि उस समय चैप्टर का नाम याद रह जाता है लेकिन बाकी चीजें धीमे धीमे धुंधली हो जाती है ना। तो मैं यही मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। तो चलिए बिल्कुल बेस से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो ये है क्या, यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप सबने अक्सर घर पे हो सकता है पेरेंट्स को आपस में बात करते हो सुना हो कि यार समझ में नहीं आता पैसा जाता कहां है। ये कॉमन इंडियन फैमिली का डायलॉग रहते हैं, है ना? हुआ है कभी आपके घर में मम्मी पापा से या पापा मम्मी से कभी बोलना कि भाई पैसा जाता कहां है, पैसा आ तो रहा है लेकिन वो जा कहां रहा है? अब देखिए, हो सकता है कि उन्होंने उस पैसे से ज्वेलरी खरीद ली हो सकता है शॉपिंग में उड़ाए आए हो, मूवी देख ली हो सकता है कहीं लैंड खरीद ली हो, बिल्डिंग खरीद ली हो, म्यूचुअल फंड खरीद लिए हो। तो पैसा तो जाएगा ही ना। तो भाई अब उनका ये जो क्वेश्चन है कि पैसा जो आ रहा है वो जा कहां रहा है, यही बिजनेसमैन का भी क्वेश्चन है कि बिजनेस में जो पैसा आ रहा है अल्टीमेटली वो कहां जा रहा है। कितना हम वेजेस बांट रहे हैं, कितनी हम सैलरी दे रहे हैं, कितनी हम इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, कुछ भी चीजें, कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है, उसके लिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको इनफ्लोज भी दिखाता है, कहां कहां से पैसा आया, और कहां कहां पैसा गया, वो आउटफ्लोज भी दिखाता है। सवाल यह है कि बिजनेसमैन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता ही है, उससे उसको प्रॉफिट्स तो पता चलते ही है, तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? भाई बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। पीएनएल तो अपन बनाते ही है, उसमें पता तो चलता है ना, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, कितना हुआ। तो व्हाट इज द नीड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? ये पता करने के लिए वो कहां यूज हुआ, ठीक है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। जो हम प्रॉफिट्स निकालते हैं, इसका सही जवाब समझिए। जो प्रॉफिट्स निकालते हैं वो एक्चुअल कैश नहीं होता, क्योंकि जब आप प्रॉफिट्स पीएनएल की बात करते हैं तो उसमें आप बहुत सारे नॉन कैश आइटम भी लेते हैं। प्रॉफिट्स निकालते समय आप डेप्रिसिएशन भी लिखते हैं, नहीं लिखते थे एक्सपेंस साइड में, डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन। आपने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करे हैं, वो भी आप लिखते हैं। गुडविल राइट ऑफ करी, वो भी लिखते हैं। और कोई ऐसे खर्चे नॉन कैश, वो भी लिखते हैं। या फिर जो आप सेल्स लिखते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि सारी सेल्स नगद हो सकता है कुछ सेल क्रेडिट हो। लेट्स से आपके पीएनएल में इस साल 1 करोड़ की सेल दिखाई दे रही है, हो सकता है उस 1 करोड़ की सेल में 80 लाख केवल नगद हो, 20 लाख उधारी पे हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम दोनों लेके चलते हैं, कैश भी क्रेडिट भी, क्योंकि हम एक्रूवल बेसिस पे नॉर्मली आज की तारीख में अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। बट जो क्रेडिट में सेल है वो पैसा तो मिला नहीं ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इस चीज को दूर करता है, यानी वो हमको बताता है कि वाकई कैश, जब हम कैश बोलते हैं ना, तो कैश से केवल कैश ना समझना, कैश में बैंक भी आ जाएगा, बैंक में जो पैसा है, ठीक है ना? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको ये बताता है कितना पैसा वाकई मिला और कितना हमने पैसा लगाया। इसमें हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग इसको 3 अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। यानी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये दिखाते हैं कि पहले तो हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो हमारे मेन ऑपरेशंस है, जो हमारा मेन व्यापार है। मान लीजिए हमारा व्यापार है पेन का, तो पेन के व्यापार से कितना पैसा आया, जो हमने सेल वगैरह करी उससे कितना आया, कितना गया, परचेजेस, वेजेस, सैलरी, जो भी हमने देना पड़ा, रेंट देना पड़ा, कितना गया। इसके अलावा हमारी जो एक और एक्टिविटी होती है वो होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर ये क्या होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम ये दिखाते हैं कि हमने कहां कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। लेट्स से हमने लैंड परचेज करी, पैसा गया, बट दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मेरी कंपनी ने किसी और कंपनी के क्या खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्टिंग है। और एक तीसरी एक्टिविटी होती है, क्या बात है, आपको थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज अ नेम सजेस्ट,
हमने जहां जहां से फाइनेंस लिया है, मे बी हमने बैंक से लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हमने इक्विटी शेयर इश्यू करे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिबेंचर इश्यू करे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फिर से समझिए, एक बात को और समझा रहे हैं। हमने, मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं अपने लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं। जब हमने बोल रहे हैं तो हम कंपनी की बात करें अपना। हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने खरीदे, हमने इन्वेस्ट किया। और हमने किसी को इश्यू करा यानी हमने उससे पैसा लिया, तो फाइनेंसिंग है। ऐसे ही जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हमें मिल भी सकता है और इंटरेस्ट हो सकता है हम पे भी कर रहे हो। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है और इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको क्या लगता है? मैं दो आपको ऑप्शंस देता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा कि इन्वेस्टिंग होगा, या तीन ले लेता हूं कि फाइनेंसिंग होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड मिलेगा कब? ब्याज कब मिलेगा हमको? जब हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी होगी, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, इंटरेस्ट पेड क्या होगा फिर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि किसी से हमने लोन लिया होगा, फाइनेंस कराया होगा, बदले में हम ब्याज दे रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका मेन बिजनेस ही लोन देना है। वो लोन बांटती है, लोगों की कंपनी में पैसा लगाती है, लोन देती है। वो जब लोन देती है उसका मेन काम ही यही है, जैसे फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस बिजनेस वगैरह, कोई बैंकिंग बिजनेस। जब वो लोन दे रही है, ऐसे केस में उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। मतलब सर फिर से समझाइए। मान लीजिए मेरा मेन व्यापार पेन का है और मेरे को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो मेरे लिए वो इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन अगर मेरा व्यापार लोन बांटना है, मेरा मेन बिजनेस पेन का नहीं है, क्या काम है? लोन बांटना है, तो मेरे लिए तो वो मेन एक्टिविटी ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उससे जो ब्याज मिलेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो यहां पे हम लोग करने क्या वाले हैं? हम लोग कैश फ्लोस तीनों एक्टिविटीज का निकालेंगे, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का। और फिर जब तीनों को आ जाएगा, हम उन तीनों का टोटल कर देंगे, हमें पूरे साल में कितना कैश मिला वो पता चल जाएगा। लेट्स से तीनों का टोटल आया 1 लाख रुपीस, और ओपनिंग में हमारे पास जो कैश था वो 20,000 था, तो क्लोजिंग कैश कितना आ जाएगा? 1,20,000। मैं पहले आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं इसी में, मैं पहले आपको ये जरा दिखाना चाह रहा हूं, ये पार्ट पहले दिखाना चाह रहा हूं। देखो है क्या, ये देखना है क्या, हमारे पास जो कैश होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो दिख रहा है आपको? ये कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होगा, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होगा, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का होगा, इन तीनों का हम टोटल करेंगे। और इसमें ओपनिंग कैश को अगर हम जोड़ देते हैं, एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ओपनिंग कैश को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है कि भैया हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग तीनों का जोड़ दें, और फिर उसके बाद उसमें क्या जोड़ दें? ओपनिंग कैश। ये क्या है सर? ओपनिंग कैश है। तो क्या आ जाएगा? ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश। चलो वापस ऊपर चलते हैं, अब पढ़ाई करते हैं जरा क्या लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। थ्योरी से ही शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, अच्छा जी, दैट शोज, क्या पता चलेगा? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश इन ए कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। यानी जहां जहां से इनफ्लो हुआ वो, और जहां जहां हमारा पैसा गया, आउटफ्लो हुआ, वो पता चलेगा। अच्छा एक बात है ना, जहां जहां आउटफ्लो हुआ क्या वो हमेशा एक्सपेंस होगा? आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना, क्या वो हमेशा एक्सपेंस होगा? नहीं, फिर क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। ठीक है, वेरी गुड। कैश का मतलब क्या है सर? कैश की जब हम बात करते हैं बेटा, तो कैश मींस कैश भी और कैश के इक्विवेलेंट्स भी। कैश इक्विवेलेंट मतलब, कैश इक्विवेलेंट मतलब जो पैसा बैंक में पड़ा है, या जो पैसा हमने कहीं पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कुछ पैसा हमने ऐसी जगह डाल रखा है जो हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड मतलब जब चाहिए तब पैसा आपको मिल जाएगा, तो वो भी हमारा कैश है।
तो जब भी हम कैश की बात करेंगे तो कैश में कैश भी, कैश इक्विवेलेंट भी। तो कैश मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो मींस मूवमेंट ऑफ कैश, पैसे का आना, पैसे का जाना। दस कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी डिफाइंड, इसको आप कैसे बता सकते हैं? एज ए समरी, एक समरी है ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश, जो रिकंसाइल करती है आपके ओपनिंग कैश बैलेंस को। किससे रिकंसाइल करती है? विद द क्लोजिंग बैलेंस। की ओपनिंग इतना था, पूरे साल में इतना पैसा आया या इतना गया, इसलिए क्लोजिंग इतना बचा। ठीक है सर, कैश का मतलब? कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स मींस जब आप डिमांड करेंगे तो बैंक आपको वो पैसा आपका वापस कर देगा, मे बी सेविंग अकाउंट में, मे बी करंट अकाउंट में, या जहां पे भी आपका पैसा है जो लिक्विड है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको पता है कि आपकी रेडी है, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं हम जब चाहें, किसमें? नोन अमाउंट ऑफ कैश। किसको कन्वर्ट करेंगे? तो 5 लाख रुपए में मिल जाएंगे। कैश इक्विवेलेंट क्यों रखता है कोई इंसान? कैश इक्विवेलेंट आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट। आप भी जब जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो सारे पैसे क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं, कुछ तो एक तो नगद रखोगे बैंक में, सेविंग वगैरह में पड़ा रहेगा, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी करोगे, और कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट भी करोगे जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगी कि कभी अचानक से कोई जरूरत पड़ गई तो भैया कहां जाएंगे हम। ठीक है सर, क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट? देखो, एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से हमारी कैश पोजीशन का पता चलता है, एनालिसिस हो जाता है कैश पोजीशन का। शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग कर पाते हैं, याद रखिएगा, कैश फ्लो से आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म से सर क्यों नहीं करते? देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड का बनता है। अब उस पीरियड में जो कैश आया या जो कैश गया, जरूरी थोड़ा ना कि हर बार यही होने वाला है। तो आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, एक आइडिया लग जाता है कि यार हमारे ये एक्सपेंसेस है। जैसे बहुत से लोग अपने ना रोजमर्रा के खर्चों को भी कहीं नोट करते हैं, घरों पे भी। अब तो कम करते हैं, पहले के लोग अगर आप देखें तो पहले के लोग कहते थे कि भाई जहां खर्चा करना है करो, लेकिन उसका हिसाब रखो। तो वो हिसाब क्यों रखते थे? कि हमने 5 रुपए सब्जी वाले को दिए तो हिसाब लिखते थे उसका। क्यों लिखते थे? कोई देने तो वाला नहीं उनको। वो इसलिए लिखते थे कि कल को अगर उनको बैठ के एनालाइज करना हो कि उनका खर्चा कहां कहां ज्यादा होता है, तो डायरी निकाल लें, डायरी में पता चल जाए, अच्छा यार ये चीज में खर्चा बच सकता था, ये हमने फालतू में क्या कहते हैं चिप्स खाली खरीद करके 20 रुपए बच सकते थे। तो वो इसलिए एनालिसिस, बट वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, राइट। इसके अलावा आपको अपनी लिक्विडिटी पता चल जाती है, कितना पैसा है। कोई भी पॉलिसीज बनानी है उसमें आपको मदद मिलेगी, और अलग अलग एक्टिविटीज का आपको कैश फ्लो पता चल जाएगा। जब हम अलग अलग एक्टिविटीज की बात करते हैं, यानी हम 3 एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसी भी बच्चे को अगर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना आ गया, तो आप ये समझिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत इजी होता है। मेन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट। वाह क्या बात है, एक डायरेक्ट है तो दूसरा इनडायरेक्ट होगा। हम लोग को दोनों सीखने पड़ेंगे। रीजन बीइंग, एग्जाम में जैसा डेटा दिया होगा हम वैसे मेथड लगाएंगे। अगर मान लीजिए डेटा ही दिया है जहां केवल डायरेक्ट लग सकता है तो हम केवल डायरेक्ट लगाएंगे, इनडायरेक्ट लग सकता है तो इनडायरेक्ट। और या फिर अगर हमसे उसने पूछ लिया कि आप कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताइए अंडर इनडायरेक्ट मेथड, तो जो बच्चे न्यू सिलेबस वाले हैं उनको तो इनडायरेक्ट ही करना पड़े जो पूछेगा, और जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं एज पर डेटा, जितना डेटा दिया उसके हिसाब से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगाना होगा। दोनों से आंसर अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ के देखते हैं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रेफर टू प्रिंसिपल एक्टिविटी, यानी मेन एक्टिविटी, मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इनफ्लोज भी हैं, आउटफ्लोज भी। पहले इनफ्लोज देखते हैं। कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर। हम कोई गुड्स बेचते हैं, पेन बेचते हैं, कैलकुलेटर बेचते हैं, मशीन बेचते हैं, एसी बेचते हैं, फ्रिज बेचते हैं, उससे जो भी पैसा मिला ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम सर्विसेज रेंडर करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, हमें जो भी फीस मिलती है हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसका ब्यूटी पार्लर है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मान लीजिए हम बुक्स लिखते हैं, हम ऑथर हैं, बुक्स लिखते हैं,
तो हमें कौन सी इनकम मिलती होगी? रॉयल्टी वगैरह मिलती होगी बुक्स बेचने पे। हमारे लिए अगर मेन काम ही वही है तो हमारे लिए वो कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस। लेट्स से आप सीएस बनने के बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं, आपको फीस मिलेगी, प्रोफेशनल फीस। आपके लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मेन काम है आपका। कमीशन हो सकता है एलआईसी के आप एजेंट हो, आपका मेन काम है पॉलिसीज बेचना, लोगों को बताना कि मर जाओगे तो क्या होगा, ठीक है, हाँ सही बात है। तो एंड अदर रेवेन्यू, जो भी आपको रिसिप्ट्स मिल रही हैं आपके ऑपरेशन से रिलेटेड। या मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, जरा था ना, इंश्योरेंस कंपनी की मेन इनकम कहां से होती है? प्रीमियम। तो उसको जो प्रीमियम मिल रहा है वो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश रिसिप्ट्स ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्रीमियम एसेट्रा। ये जो मैंने 3 लिखे हैं ना, ये केवल एक एग्जाम्पल्स लिखा है, ऊपर लिखा है मैंने सम एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि यही कैश इनफ्लोज होते हैं, तो हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा, बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सर आउटफ्लोज के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑपरेटिंग के? जैसे आपने वेजेस का पेमेंट किया, सैलरीज का पेमेंट किया, इंप्लॉइज वगैरह को जो भी दे रहे हैं, या फिर गुड्स जहां से खरीद रहे हैं, सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज वगैरह को जो पेमेंट कर रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल का पेमेंट, या इनकम टैक्स वगैरह दे रहे हैं, ये सब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से संबंधित है। यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद देखो इस पैरा में मैंने क्या लिखा है, मैं आपको पहले समझाता हूं फिर पढ़ाऊंगा। इस पैरा में मैंने ये लिखा है कि हम जो पीएनएल बनाते हैं और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें क्यों अलग अलग बनानी पड़ती है, क्यों हमारा पीएनएल से काम नहीं चल जाता? क्योंकि पीएनएल जो बनता है वो एक्रूवल बेसिस पे बनता है, उसमें सारे कैश आइटम नहीं आते, कुछ क्रेडिट भी आते हैं, इवन जो एक्सपेंसेस भी आते हैं, कुछ कैश एक्सपेंसेस आते हैं और कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस आते हैं, इसलिए कैश फ्लो बनाना पड़ता है। सिंस अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन एक्रूवल बेसिस, अंडरलाइन करिएगा। आमतौर पे हम लोग जो खाते बना रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो बना रहे हैं, वो एक्रूवल बेसिस पे बना रहे हैं। इसलिए जो नेट इनकम आपकी आती है, जो भी नेट प्रॉफिट, नेट लॉस जो भी आता है, डज नॉट गिव एक्चुअल पोजीशन ऑफ कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। आपको कैश की पोजीशन पता नहीं चलती। कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा होता है, अमीर होते हैं, लेकिन लिक्विड कैश नहीं होता। किसी को तुरंत पैसा देना है तो कहते हैं अरे 10 दिन रुक जाइए पैसा दे देंगे। मान लीजिए हो सकता है किसी को हमें 50,000 देने हैं, पैसे बहुत हैं, 50 करोड़ है मेरे पास, लेकिन उस समय हो सकता है 50,000 रुपए लिक्विड ना हो। इसलिए प्रॉफिट्स की पोजीशन, आपकी वेल्थ की पोजीशन और कैश की पोजीशन बहुत अलग अलग फिगर्स है, ठीक है। तो कह रहे हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इट इज नेसेसरी टू रिप्लेस क्या? रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस विद एक्चुअल कितना कैश मिला और कितना दिया। क्योंकि जो रेवेन्यूज है यानी सेल जो है उसमें कैश भी होगा, क्रेडिट भी होगा, उसको कैश फ्लो बनाते समय केवल कैश लीजिए। एक्सपेंसेस में भी कैश भी होते हैं, क्रेडिट भी होते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मार्च की सैलरी अभी आपने पे नहीं करी, पीएनएल में तो आती है, बट हम कैश फ्लो में तो वही दिखाएंगे जो हमने पेमेंट किए हैं। फॉर दिस पर्पस सारे नॉन कैश आइटम, अंडरलाइन करना, all non-cash item are eliminated from the revenue and expenses। जब हम non-cash item हटा देंगे तो कौन से बचेंगे? केवल कैश आइटम बचेंगे। कैसे बनने वाला है? 2 तरीके हैं नेट इनकम को कन्वर्ट करने के लिए। किसमें कन्वर्ट करते हैं? नेट कैश फ्लो। कौन कौन से 2? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बहुत ध्यान से सीखना, ये दोनों अगर समझ में आ गए तो कैश फ्लो में दिक्कत नहीं होगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू सिलेबस एज वेल एज ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में आएंगे क्वेश्चंस आएंगे इस पे आपको, और न्यू सिलेबस के लिए और ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पे ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। कौन कौन बच्चे न्यू सिलेबस वाले हैं? मान के चलना एक क्वेश्चन कैश फ्लो का कम से कम 5 नंबर का आने वाला है, तो इसलिए आपके लिए बड़ा जरूरी है, आएगा जरूर। 99% उम्मीद है कि आपके पेपर में कैश फ्लो का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो उससे बेटर क्या हो सकता है, अगर हम लोग सीख लें, क्वेश्चंस ट्राई कर ले, तो उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, फिगर चेंज कर देंगे और क्या करेंगे। पढ़ के देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे निकलने वाला है। पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या करेंगे सर, पढ़िएगा। अंडर दिस मेथड कैश रिसिट्स एंड कैश पेमेंट्स, जितना पैसा मिला और जितना हमने दिया, किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दैट मींस हमने जमीन खरीदी, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, ये सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी
दो बातों का ध्यान देना है, एक तो कैश आइटम लेने, नॉन कैश नहीं लेने, और दूसरी बात वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लेने। कैश आइटम मे बी इनफ्लोज मे बी आउटफ्लो, और दूसरा ऑपरेटिंग, तभी तो ऑपरेटिंग का निकलेगा। तो कह रहा है अंडर दिस मेथड जो भी कैश मिला, जो भी कैश दिया, रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर शोन, वो हम दिखाते हैं, एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे यानी इनफ्लो आउटफ्लो का, तो जो भी बचेगा वो कैश फ्लो बचेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। कैसे रहने वाला एक परफॉर्मा है मेरे पास कैश फ्लो का, डायरेक्ट मेथड का, फिर क्वेश्चन कराऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकलेगा, जिसमें क्या क्या होगा। कैश पेड टू सप्लायर। अब आप इधर देखिए, अगर अमाउंट वाले कॉलम में मैंने कहीं कहीं पे ब्रैकेट लगाया है, कहीं कहीं पे ब्रैकेट नहीं लगाया है। ब्रैकेट मींस आउटफ्लो, और जहां ब्रैकेट नहीं है वो है इनफ्लो। तो मैंने सबसे पहला लिखा है कैश पेड टू सप्लायर, यहां यानी जहां से भी, अब सप्लायर का मतलब यहां पे दो होंगे, जहां से भी पहला मतलब रॉ मटेरियल वगैरह आप खरीद रहे हैं वो भी आपका सप्लायर है। दूसरा एक और सप्लायर होते हैं वेजेस, सैलरीज, नहीं नहीं, हम उनकी बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग में, जिसमें रॉ मटेरियल खरीद, पेमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ऑपरेटिंग में पेमेंट कहां कहां करेंगे, रॉ मटेरियल वगैरह के लिए, वेजेस के लिए, सैलरीज के लिए। तो जितना भी हम सप्लायर, भाई वो सप्लायर होता है गुड्स का, वेजेस सैलरीज जिनको हम पे कर रहे हैं वो हमको क्या सप्लाई करते हैं, सर्विसेज, उनकी सर्विसेज लेते हैं ना, ये आप आओ हमारे इतने घंटे काम करो, ये मशीन में काम करो, प्रोडक्ट बनाओ, सर्विसेज ले रहे। तो जो भी हम कैश देंगे सप्लायर्स को वो हम लिखेंगे, ठीक है, आउटफ्लो है। इसके अलावा जो हमें कैश मिलेगा कस्टमर से वो हम लिखेंगे। तभी आप देखिए यहां पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि ये इनफ्लो है। इतना करने के बाद जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या फिगर आती है, इसको क्या बोला जाता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बोला जाता है। इसमें से इनकम टैक्स जो आपने पे किया हो इसको आप माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करना है, ध्यान रखिएगा, दो चीजें हो सकती हैं क्वेश्चन में। हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कि सर हमने जो प्रोविजन बनाई इनकम टैक्स की वो बनाई 1 लाख रुपए। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का मतलब होता है एस्टिमेशन ऑफ इनकम टैक्स, और हमने जो इनकम टैक्स पे किया पिछले साल का इस साल, वो पे किया लेट्स से 90,000। हमें यहां पे कौन सी फिगर उठानी है, 90,000, दैट इज इनकम टैक्स पेड वाली फिगर हमें उठानी है। जब हम इनकम टैक्स पेड भी हटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद सर क्या करेंगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब सर प्लस की माइनस कुछ भी हो सकता है पैसा मिला हो तो प्लस, नहीं तो माइनस। उसके अलावा जब ये कर देंगे तो आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, हम क्या बताएं बेटा क्या होते हैं, आप बताओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 99.99% आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बट क्या होते हैं थोड़ा समझा देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब है कोई भी ऐसी इनकम, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो इस बार हुआ है, हर बार नहीं होगा। लेट्स से इस बार अर्थक्वेक आ गया तो आपका 5 लाख का नुकसान हो गया, तो वो है कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, यानी नेगेटिव है। या आपकी लॉटरी निकल आई इस तरीके का। बट प्रैक्टिकली जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, कहीं पे भी मैंने आज तक अपने जीवन में जितने भी क्वेश्चंस थ्योरेटिकल देखे हैं उसमें कहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं लिखा होता। नहीं, लॉटरी निकल आई, लेट से मेरा लॉटरी का ही व्यापार है, ऐसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं मिलेगा। जब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब समझिएगा, आपकी ये जो फिगर आएगी ना, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसी को ही आप बोल सकते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो ऊपर हेडिंग पड़ी थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब एक सेकंड और रुके, कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि आप हमको दिखा दो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ज्यादातर एमसीक्यू वाले बच्चे इस बात को ध्यान से सुने, ओल्ड सिलेबस वाले। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप हमको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बता दो। इसका मतलब आपको जो आंसर बताना है, जो टिक लगाना है, वो बिना इनकम टैक्स माइनस करे वाली फिगर पे लगाना है। पढ़ के हमें देखना पड़ेगा एग्जाम में कि हमसे पूछ क्या रहा है। अगर वो हमसे पूछ रहा होता कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता दो, तो हम इनकम टैक्स भी माइनस करते,
या हमसे अगर वो जो हमने लिखा है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हम इनकम टैक्स माइनस करते हैं। लेकिन अगर वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पूछ रहा है, दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझा दूंगा, तो आपको फिर ये बताना पड़ेगा। ये कई बार मैंने देखा है कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन में वो ये ट्रिक खेल जाता है, तो बच्चे को लगता है इनकम टैक्स भी माइनस कर देंगे, लेकिन पूछ रहा है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कैसे करेंगे उसके लिए जरा एक सेकंड के लिए आप इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो हमें ईयर के स्टार्टिंग में राम से 1000 रुपीज लेने थे। बहुत ध्यान से समझना, हमें ईयर के स्टार्टिंग में राम से 1000 रुपए लेने थे, यानी मेरे लिए राम डेटर्स था, ओपनिंग डेटर 1000 हमें राम से लेने थे, ये साल की शुरुआत में। हमने पूरे साल में राम को और गुड्स भी बेचे, हमने जो सेल करी वो सेल करी मान लो 10,000 रुपीज। कितने रुपए की सेल करी? 10,000। ईयर के स्टार्टिंग में हमें राम से 1000 लेने थे, पूरे साल में हमने जो माल बेचा वो 10,000 रुपए का बेचा, उधार बेचा 10,000 रुपए का। और ईयर के लास्ट में जब मैं देख रहा हूं कि मेरे को राम से कितने रुपए लेने हैं, कितने लेने बचे हैं, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि मेरे को राम से 2,000 रुपए लेने बचे हैं। बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ईयर के स्टार्टिंग में मेरे को राम से 1000 लेने थे, पूरे साल में हमने 10,000 रुपए के गुड्स उसको और बेच दिए, और ईयर के लास्ट में मेरे को राम से 2,000 रुपए लेने और बचे हैं। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, इस साल राम ने हमको कितने रुपए दिए होंगे? बहुत सिंपल है, कोई मैं आपको फॉर्मूला सिखाना ही नहीं चाह रहा हूं जानबूझ के। आपको स्टार्टिंग में 1000 रुपए लेने थे किसी से, 10,000 रुपए का सामान और बेच दिया आपने, उसी व्यक्ति को और सामान बेच दिया 10,000 का। साल के आखिरी में देख रहे हो तो केवल 2,000 लेने बचे हैं, यानी उसने आपको कितने रुपए दिए होंगे? 9,000। कैसे निकला 9,000? भाई आपने क्या किया, आपने ऐसे किया, अगर देखें तो आपने ऐसे किया कि सर 1,000 रुपए साल के शुरुआत में लेने थे, 10,000 रुपए का माल और बेचा, तो टोटल हमें लेने थे 11,000, लेकिन अब लेने बचे हैं केवल 2,000, यानी इसने हमें दिए कितने होंगे? 9,000। हमारा कैश इनफ्लो तो यही है। अब इसमें आपने अगर इसी को फॉर्मूले में रख दे, मतलब आपने क्या किया, एक बार फिर से लिख रहा हूं, आपने क्या किया है, आपने 1000 प्लस बताना 10,000 और माइनस, अगर इसी को हम फॉर्मूले में रख दे तो हम कहते हैं कि कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल्स निकालना हो तो क्या करना चाहिए? 1000 प्लस 10,000 माइनस 2,000, जिसमें 1000 क्या है? ओपनिंग डेटर्स, प्लस 10,000 क्या है? सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, माइनस ये 2,000 क्या है? क्लोजिंग डेटर। आप जब डायरेक्ट मेथड के हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालेंगे तो इसमें से कौन सी फिगर लेंगे? कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल लेंगे, यानी 9,000 लेंगे, कि 11,000 लेंगे, कि 2,000, कि 10,000, 1,000? क्या लेंगे? 9,000। अब इसका मतलब ये है, जब आपको क्वेश्चन दिया होगा तो या तो वो कह देगा सर ये लीजिए कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल 9,000 रुपए, अगर आपका वो बहुत सगा संबंधी होगा तो, और अगर नहीं तो फिर वो आपको ना ऐसे नहीं देगा, वो आपसे कहेगा ओपनिंग में इतने डेटर्स थे, पूरे साल में माल इतना बिका, क्लोजिंग में इतने डेटर है, तो आप निकालोगे कि ओपनिंग डेटर प्लस पूरे साल में जो सेल हुई माइनस क्लोजिंग डेटर इज इक्वल टू कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल। तब जाके यहां पे इसमें आप जो लिखोगे ना, ये कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल बोलो या कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, तब जाके 9,000 रुपए लिखेंगे। तो ये कैसे आएगा, इस बात को मैंने इस ब्रैकेट में समझाया हुआ है, इस बॉक्स में समझाया हुआ है, यहां पे एडजस्टमेंट्स मैंने समझाई हुई हैं। पहले एडजस्टमेंट देखते हैं, फिर ऊपर का नोट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट, कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल कैसे निकलता है? अब आप देखना यहां पे क्या लिखा है, कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल्स के लिए सेल्स दिख रहा है सबको? देखो इसीलिए पहले मैंने आपको फॉर्मूला नहीं सिखाया था, नहीं तो आप सिर्फ फॉर्मूला रट लेते। सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर्स माइनस क्लोजिंग डेटर। सर और भी कुछ तो लिखा हुआ है आपने, ये क्या लिखा है? बीआर। ये बीआर क्या होता होगा? बिल्स रिसीवेबल पार्ट ऑफ डेटर। सेम जैसे ओपनिंग डेटर प्लस होगा, वैसे ही अगर बिल रिसीवेबल भी है तो ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस होगा, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल माइनस होगा, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में है कि नहीं, नहीं होगा तो इग्नोर कर देंगे। यानी कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल कैसे निकलेगा? सेल, अब थोड़ा सा
हल्का सा ना कॉन्सेप्ट भी समझते चल रहे हैं और दिमाग में बैठालते भी चल रहे हैं, याद भी करते चल रहे हैं वहां पे, ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगे। तो सेल प्लस ओपनिंग डेटर्स माइनस क्लोजिंग डेटर, सेम ट्रीटमेंट बिल रिसीवेबल का भी होगा। अब पढ़िएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल, सेल जो शोन होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल में, इज नॉट द कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। कह रहा वो कैश थोड़ी ना होता जो डेटर्स मिला। क्यों सर, क्यों वो कैश क्यों नहीं होता जो पीएनएल में दिखाते हैं? एज सर्टेन डेटर्स ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल के कुछ डेटर हो सकते हैं, वुड हैव रियलाइज दिस ईयर, उनसे आपको इस साल पैसा मिला हो, एंड सर्टेन क्रेडिट सेल जो इस साल की होंगी, हो सकता है वो रियलाइज हो, उनसे पैसा मिले इन द कमिंग ईयर। पिछले कुछ क्रेडिट सेल का पैसा हो सकता है इस साल मिला, और इस साल की क्रेडिट सेल का पैसा हो सकता है अगले साल मिला। तो हमें तो ये चाहिए कि इस साल पैसा कितना मिला, हमें ये थोड़ी ना चाहिए कि इस साल माल कितना बिका। कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल मींस हमें उससे पैसा कितना मिला। इसके लिए हम कैसे निकालने वाले हैं? सेल लेंगे प्लस ओपनिंग डेटर करेंगे माइनस क्लोजिंग डेटर करेंगे। बिल रिसीवेबल भी आपको याद करना हो तो कर लीजिए, प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। सेम तरीके से पेमेंट जो हम सप्लायर्स को करते हैं, कैश पेड टू सप्लायर, ये जो ऊपर लिखा था, ये कैसे निकलेगा सर? आओ एक छोटा सा एग्जांपल इसका भी लेते हैं। ये राम था, दूसरा ले लेते हैं श्याम। एक श्याम है, श्याम से आप क्या करते हो? आप ना उससे रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हो, ठीक है। ईयर जब शुरू हुआ तब आपने देखा कि आपको श्याम से, लेट्स से आपको श्याम को लेट्स से 3,000 रुपए देने थे, यानी आपकी लाइबिलिटी थी, आपको देने, यानी आपके लिए कौन हुए? ये ओपनिंग क्रेडिटर। जब ईयर स्टार्ट हुआ तो आपको 3,000 रुपए देने थे श्याम को। आप श्याम से क्योंकि सामान खरीदते हो, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हो, पूरे साल में आपने श्याम से और जो सामान खरीद लिया, परचेजेस जो करी, आपने परचेजेस करी, लेट्स से कितनी मान लेते हैं, मान लो आपने 17,000 की पूरे साल में उससे परचेजेस और कर ली। ईयर के स्टार्टिंग में 3,000 रुपए उसको देने थे, मतलब आपको देने थे, आप समझ गए ना मेरी इस बात को? हाँ। और 17,000 का सामान आपने और खरीद लिया। ईयर के लास्ट में हमने आपसे पूछा कि अब आपको श्याम को देना कितने रुपए बचे हैं, तो आप कह रहे हैं सर हमको अब कुछ भी देना नहीं बचा है श्याम को। हमने क्लोजिंग आपसे पूछा कि आपकी अब कितनी लायबिलिटी बची है, आप कह रहे सर अब कुछ भी नहीं देना है, जो था हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, आपने इस पूरे साल में श्याम को कितने रुपए का पेमेंट किया है? सभी लोग 20,000 बोल रहे हैं, किसी का और कोई क्वेश्चन या और कोई आंसर तो नहीं है? है जी, पक्का? सभी लोग 20,000, जाहिर सी बात है 3,000 रुपए ईयर के स्टार्टिंग में देना था, 17,000 का और सामान खरीदे यानी 20,000 देने थे, और ईयर के आखिरी में कुछ भी देना बचा नहीं, यानी आपने पूरे साल में 20,000 रुपए दे दिए होंगे। अगला क्वेश्चन, ये आपका ठीक था, इसी में अगर चेंज करें, मान लो ईयर के आखिरी में 1,000 रुपए देने बचे हैं, तो आपने पूरे साल में कितने दिए? 19,000। कैसे निकला ये 19,000? क्या प्लस किया, क्या माइनस किया, थोड़ा हमको बताओ। 3,000 प्लस 17,000 माइनस 1,000, इससे निकल के आया कि कितना हमने कैश पे किया है सप्लायर को। 19,000 ही तो दिखाना पड़ेगा हम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो दिखाएंगे। इसको फॉर्मूले में रखवाओ तो ये 3,000 क्या है? ओपनिंग क्रेडिटर। मतलब क्या निकाल रहे हो सर आप? बेटा मैं निकाल रहा हूं कैश पेड टू सप्लायर। सप्लायर बोल लो, क्रेडिटर बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ये क्या है? 17,000 परचेजेस, और ये 1,000 क्या है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो अगर आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हैं एग्जाम में, परचेजेस दिए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हैं, और आप कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकाल रहे हो वो भी डायरेक्ट मेथड से, तो सिंपल सा काम करना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स उठाने हैं, उसमें परचेजेस को ऐड कर देना है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को माइनस कर देना। सेम जैसे डेटर में कर रहे थे, डेटर में भी अपन ओपनिंग डेटर्स ले रहे थे, सेल प्लस कर रहे थे, और क्लोजिंग डेटर माइनस कर रहे थे। यहां पे भी है क्या? ओपनिंग क्रेडिटर कर दी बस उसको, प्लस परचेजेस कर दी सेल की जगह, और माइनस क्लोजिंग, वहां डेटर्स थे यहां क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गए।
आपको पता है एक चीज, परचेजेस में एंड कंजम्पशन में एक वर्ड होता है परचेजेस और एक होता है वर्ड कंजम्पशन, कंज्यूम कितना किया, दोनों में अंतर होता है। परचेजेस में और कंजम्पशन में अंतर होता है। जैसे छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आप अपने घर के लिए कोई गुड्स खरीद के लाए, लेट्स से आप क्या खरीद के लाए, मान लो आप आटा खरीद के लाए। आप मार्केट में गए, आपने आटा चक्की वाले भाई साहब से कहा कि भैया 10 किलो आटा दे दो, उसने 10 किलो आटा दिया और आप लेकर के चले आए। वो 10 किलो आटा एक दिन में खा जाओगे? नहीं। अब मान लो लेट्स से 1 किलो आटा रोज खाते हो, ठीक है मान लेते हैं 1 किलो आटा आप रोज खा जाते हो, तो एक दिन में तो नहीं खाओगे। अब जो उससे आप सामान खरीद के लाए 10 किलो आटा, आपसे वो बंदा पैसे 10 किलो आटे के लेगा कि घर में जितना आटा खा लिया उसके पैसे लेगा? वो तो 10 किलो आटे के लेगा, घर में जितना आटा खा लिया उसके पैसे वो नहीं लेगा। अब कई बार क्या होता है, एग्जाम में हमको परचेजेस भी नहीं देता। अगर परचेजेस दे दे तो हमारे सामने तो फॉर्मूला लिखा है कैश पेड टू सप्लायर के लिए, हम ओपनिंग क्रेडिटर प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर कर देंगे, बट वो परचेजेस नहीं देता। परचेजेस की जगह वो क्या करता है, ध्यान से सुनना, परचेजेस ना देके वो हमारे साथ क्या करता है शैतानी, वो हमको दे देता है कि सर हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको मैं अभी कंजम्पशन आपको बोल रहा था सिखाने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कितनी लागत का सामान हमने बेचा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो थी, मान लीजिए वो आपसे कह रहा है कि सर वो हमारी थी 12,000 रुपए की। कितनी थी? 12,000। और हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, पहले चलो आपको आटे से समझाता हूं तो जल्दी समझ में आएगा, आटे से ही समझाता हूं। मान लो आपके पास घर में, आज जब आप सुबह उठे तो आपके पास घर में 1 किलो आटा रखा था। कितना आटा रखा था? 1 किलो। आपने आज के पूरे दिन में 3 किलो आटा खा लिया। आपको भूख ज्यादा लगती है, घर बड़ा है, परिवार बड़ा है, 3 किलो आटा कंज्यूम हो गया। और जब दिन खत्म हुआ तब आप देख रहे हो कि अभी भी आपके पास 2 किलो आटा रखा हुआ है। फिर से समझिएगा, मैं जानबूझ करके आपको डायरेक्टली फॉर्मुलेस पे नहीं लेके जाना चाह रहा, थोड़ा सा दिमाग चलने लग जाएगा ना, तो वो जो अभी आपने बताया था ना कि स्कूल में भी पढ़ा था कैश फ्लो लेकिन आता कुछ नहीं है, रीजन बीइंग अपन ने कभी दिमाग नहीं चलाया, ना किसी ने चलवाने की कोशिश करी। आपके पास, सबके पास है दिमाग। हमारे पास जब आज आप सुबह उठे तो 1 किलो आटा रखा था, आपने चेक किया तो 1 किलो आटा था। पूरे दिन में 3 किलो आटा आप खा गए, तब भी 2 किलो आटा बचा है। इसका मतलब आज आपने कितना आटा और खरीदा होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ रही है आपको बात क्या कर रहे हैं हम लोग? कितना आटा हम लोगों ने और खरीदा होगा जब सुबह उठे? अगर आटे से ना समझ में आए तो एक और एग्जांपल, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा, चॉकलेट से समझा देते हैं। जब आप सुबह उठे, आपको चॉकलेट्स पसंद है कि पान मसाला चैनी गुटखा समझाऊं? चॉकलेट से समझाऊं, चलेगा ना? हाँ, बीड़ी ईड़ी से तो नहीं समझाना, बीड़ी से ठीक है। तो आप जब सुबह उठे, आपके पास आपने देखा तकिए के नीचे एक चॉकलेट रखी है, पूरे दिन में आप 3 चॉकलेट ढकेल गए, और तब भी सोते समय आप देख रहे हो कि 2 चॉकलेट अभी और बची हुई हैं। तो आपने बगल में जाके दुकान से कितनी चॉकलेट खरीदी? 5 खरीदी। एक बार जरा, 5 की, 4 की, 6, हमें नहीं पता कितनी चॉकलेट। जब सुबह उठे तो एक चॉकलेट रखी थी, कौन सी पसंद है आपको? जो भी आपको पसंद है, ठीक है ना, डेयरी मिल्क से या जो आप खाते हैं, वो एक चॉकलेट रखी थी। पूरे दिन में आप कुछ चॉकलेट खरीद के लाए होगे, बात समझ रहे हो? वही चीज निकालनी। एक चॉकलेट थी, आप बगल में गए, कुछ चॉकलेट खरीदा, आई डोंट नो कि कितनी खरीद लाए, कुछ चॉकलेट खरीद लाए। उसके बाद आपने 3 चॉकलेट खा ली और 2 चॉकलेट तब भी बची हुई रह गई, तो कितनी खरीदी? 4 की 5? कितने लोग कह रहे 4? चलो एक बार रिकंसाइल करके देखते हैं, एक बार रिकंसाइल 4 से करके देखते हैं कि एक चॉकलेट शुरुआत में थी, अगर आप कह रहे हैं 4 खरीदी तो 4 हम जाके और खरीद लाए, यानी टोटल कितनी हो गई? 5। उसके बाद हमने उसमें से 3 खा ली, तो कितनी बची? 2। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आपने आपने परचेज जो करी है चॉकलेट, वो 4 परचेज करी। कैसे निकला ये 4? अगर हमें निकालना हो, ये कैसे निकाला आपने? क्या क्या प्लान? नहीं नहीं, 1 प्लस, ये हमको ऐसे बताओ, नंबर्स में बताओ, बाकी फॉर्मूले में फिट कर दूंगा।
1+3, एक बार फिर से करो, एक बार फिर से। आपने 4 निकाला है, मैं आपके सभी के साथ सहमत हूं, 4 बिल्कुल सही आंसर है। 4 चॉकलेट हमने दिन भर में खरीदी है। नहीं, हमको फिगर्स बता दो, वो हम पुट कर देंगे। हमको क्या प्लस किया, क्या माइनस किया है? 3+2 पक्का सभी ने? अब फॉर्मूला हम बना देते हैं। 3 क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 2 क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। 1 क्या था? ओपनिंग स्टॉक। इससे निकला क्या? परचेजेस। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी परचेजेस निकालनी पड़ जाए, कभी आपको परचेजेस निकालनी पड़ जाए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर लेना। और फिर जब परचेजेस निकल जाएं, तब आप क्या कर सकते हो, ऊपर देखो यहां पे, तब आप क्या कर सकते हो, कैश पेड टू सप्लायर के लिए क्या कर सकते हो, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। परचेजेस अगर दी हैं तो डायरेक्टली ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और परचेजेस अगर नहीं दी हैं तो आपने बताया कि सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे ये जो कैश पेड टू सप्लायर का आपने फॉर्मूला लिखवाया है ना मेरे को, ये वाला जो फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखना कैसे, ऐसे लिख सकता हूं, कैश पेड टू सप्लायर इज इक्वल टू, एक तो यही लिख रहा हूं एज इट इज, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स और स्टॉक में अंतर होता है कि सेम होते हैं? ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग स्टॉक दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? क्या अंतर है? अंतर क्या है? ओपनिंग क्रेडिटर्स मींस जितना पैसा आपका देना बचा है, ओपनिंग स्टॉक मींस जितनी चॉकलेट तकिए के नीचे रखी हुई है, स्टॉक कितना रखा है, ठीक है ना? तो अगर हमें कैश पेड टू सप्लायर निकालना है तो ओपनिंग क्रेडिटर्स, सेम चीज को लिख रहा हूं अभी, प्लस परचेजेस माइनस क्या, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। और सर अगर परचेजेस ना दी हो आपको, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं परचेजेस की जगह क्या लिखूंगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स तो लिख ही रहा हूं, प्लस परचेजेस की जगह मैं क्या लिख दूं, देखो यहां से परचेजेस की जगह सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और माइनस वो तो भाई क्या, माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। इतना पोर्शन ये जो है ना, ये पोर्शन क्या है, ये परचेजेस हैं। अब देखो मैंने जो आपको फॉर्मूला लिख के दिया है शीट में, उसमें आपको देखो शायद ये समझ में आ जाए। कैश पेड टू सप्लायर के लिए मैंने देखो इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिखा है, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, जिसमें ये जो पोर्शन है सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये है परचेजेस। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस पूरे की जगह इतनी जितना येलो से मैंने हाईलाइट किया है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं परचेजेस प्लस, बाकी तो लिख ही दे रहा हूं, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। यही तो फॉर्मूला आपने भी लिखा था, देखिए ये लिखा ना आपने, आपने कहां गया आपका, ये परचेजेस, ये किया था आपने, परचेजेस प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर, और यही यहां पे लिखा हुआ है। परचेजेस ना दी हो तो सीओजीएस में आप क्या करने वाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। लॉजिक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और आपने बता भी दिया, क्योंकि देखिए ये सब जितने भी फॉर्मूले ना, प्लस माइनस, ये सब ऊपर से नहीं बन के आए, लॉजिकली ही बनाए गए हैं। ऐसे ही अगर आपको पेमेंट टू एम्प्लॉइज निकालना हो, भाई पेमेंट टू एम्प्लॉइज भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखो जैसे ये लिखा है ना मैंने, कैश पेड टू सप्लायर, इस कैश पेड टू सप्लायर में केवल रॉ मटेरियल के लिए जो कैश दिया वो नहीं आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो हमने सैलरी वेजेस वगैरह का पेमेंट किया वो भी आएगा, रेंट का पेमेंट किया वो भी आएगा, जिस तरीके का, हाँ जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, चाहे वो कैरेज हो, भाड़ा हो, चाहे कुछ हो, वो सब आएगा कैश पेड टू सप्लायर में। अब सुनना, इसको भी एग्जाम्पल से समझाता हूं।
मैं क्या करता हूं, मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी बांटता हूं, जिसमें से किसी भी एक एम्प्लॉय को उठा लेता हूं। मान लो मेरा एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मोहन, मेरा एम्प्लॉय है, मैं सैलरी देता हूं। ईयर के स्टार्टिंग में मोहन को, मेरे को जो सैलरी देनी बची थी, यानी जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी थी मेरे को जो देना था ईयर के शुरुआत में, जब 1 अप्रैल आया तो मेरे को ना पिछले साल का 500 रुपए सैलरी देनी बची थी। कितने रुपए देनी बची थी? 500 रुपए देनी बची थी। और इस पूरे साल की जो सैलरी बनी, इस पूरे साल की जो सैलरी बनी वो इसकी बनी, मान लेते हैं 10,000। और ईयर के आखिरी में क्लोजिंग में मैंने देखा कि मेरे को राम मोहन को कितनी सैलरी देनी बची है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो पता चला कुछ देना बचा नहीं। अब ईयर के स्टार्टिंग में 500 रुपए देने बचे थे, पूरे साल उसने और मेहनत करी, उसकी जो सैलरी बनी वो 10,000 बनी। और ईयर के आखिरी में देख रहा हूं अब मेरी कोई लायबिलिटी टूवर्ड्स मोहन नहीं बची है। सिंपल क्वेश्चन, मोहन को मैंने पूरे साल में कितनी सैलरी पे करी? 10,500। ठीक है ना? अगला अगला, और मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आखिरी में 100 रुपए देने बचे हैं, तो मैंने पूरे साल में कितना पे कर दिया है? 10,400 पे कर दिया। आपने क्या करवाया? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी में सैलरी ड्यूरिंग द ईयर को प्लस कराया और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी को माइनस करा। यही मैंने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। पेमेंट टू एम्प्लॉयज निकालना हो तो सैलरी में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी बिगिनिंग वाली सैलरी प्लस हो रही है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी एंड वाली आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस हो रही है। सेम तरीके से अगर रेंट रिसीव्ड निकालना हो कि आपको पूरे साल में कितना किराया मिला, रेंट रिसीव्ड अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? रेंट पूरे साल का प्लस ओपनिंग बैलेंस जो रेंट रिसीवेबल का था माइनस क्लोजिंग बैलेंस रेंट रिसीवेबल का। इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड की अगर फिगर निकालनी हो कभी, तो इंटरेस्ट पूरे साल का कितना है प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जैसे ऊपर क्या था ना सैलरी के लिए, सेम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, वैसे यहां ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। केवल इतने ही एडजस्टमेंट नहीं है, इसके नीचे एक नोट लिखा है मैंने, क्या? जितने भी एडजस्टमेंट होंगे सब इसी तरीके से होने वाले हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करने वाले हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करने वाले हैं। क्वेश्चन से पता लगाएंगे कौन कौन से करने हैं। बाकी फिर से ऊपर चलो, यहां पे भी एक नोट बचा हुआ है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें भी कौन सी एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग। और उसमें भी कौन सा मेथड? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट को हम डायरेक्ट क्यों बोलते हैं वो भी तो समझ लो। पढ़ तो लिया आपने, डायरेक्ट को डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली केवल कैश आइटम ही उठाते हैं। ऑपरेटिंग के उठाते हैं वो भी कैश, कि कितना कैश हमारे को मिला और कितना कैश हमने दिया। यानी हम नॉन कैश आइटम को उठाते ही नहीं है। हम उठाते ही किसको हैं? केवल कैश आइटम। जब हम नॉन कैश को उठा ही नहीं रहे हैं, उसको अगर मैं दिया भी है डेप्रीशिएशन वगैरह, तो उसका हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो केवल कैश आइटम का कर रहे हैं। तो जब हम नॉन कैश आइटम को कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो उसका कोई एडजस्टमेंट करेंगे क्या? इसमें कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं करना पड़ेगा। नोट पड़िएगा, सिंस दिस मेथड शोज ओनली जो कैश रिसीव्ड हुआ और जो पे किया, सो नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रीशिएशन, गुडविल रिटन ऑफ, एसेट्रा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ, ठीक है ना, कुछ भी। एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम सर कौन से होते हैं? सर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में अंतर क्या है? एक लिखा है नॉन कैश आइटम, दिख रहा है आपको, एक लिखा है नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश मतलब जिसमें कैश का कोई आना जाना नहीं, डेप्रीशिएशन वगैरह। नॉन ऑपरेटिंग मतलब कैश तो हो सकता है आया हो या गया हो, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी, वो मे बी इन्वेस्टिंग थी या मे बी फाइनेंसिंग। लेट्स से हमने इक्विटी शेयर इशू करे, मेरी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करे, पैसा आया, पैसा तो आया लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ये कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने फिक्स एसेट बेच दिया, मशीन बेच दी, खराब हो गई थी, बेच दी, 500 रुपए की बिक गई, पैसा आया, कौन सी एक्टिविटी है? लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन कैश आइटम हमने डायरेक्ट मेथड में उठाए नहीं, हमने केवल डायरेक्ट मेथड में क्या उठाए? केवल कैश आइटम उठाए, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले। तो जब वो दोनों लिए ही नहीं तो उनका कोई एडजस्टमेंट हमें करना
नहीं पढ़ा, जबकि इनडायरेक्ट मेथड पे हमें सब करना पड़ेगा, वो भी सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम जैसे कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड। रीजनिंग आपने उसको लिया ही नहीं है। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी खोलिए, साथ में करेंगे क्वेश्चन को। पूनम कह रही हैं क्या आप रेवेन्यू एक्टिविटी का एग्जाम, रेवेन्यू एक्टिविटी का मतलब है रेवेन्यू मीन सेल, जो मेन चीज है आपकी, गुड्स बेचते हैं तो उससे जो पैसा मिला, या सर्विसेज रेंडर करते हैं उससे जो आपको पैसा मिला। करें क्वेश्चन करें, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, और अंडर डायरेक्ट मेथड, हाँ वही पढ़ा है, अभी निकाल लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहले बाई साइड एक बार देख लेते हैं। बाई में, बाई सेल 1.5 लाख रुपए का सामान बिका है, और टू साइड में टू सीओजीएस दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, और क्या दिया है, टू जीपी कितना आया वो दिया। जाहिर सी बात है, जब 1,50,000, एक बार क्वेश्चन सभी लोग समझ लो, साथ में फिर करेंगे। 1,50,000 की सेल है, 1 लाख की सीओजीएस है, तो जीपी जो आया बचा हुआ 50,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये आपको पता है पीएनएल में बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन की तरह चला जाता है, ये आपको सबको पता होगा। इसके अलावा जो भी और खर्चे थे आपके, जैसे सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रीशिएशन, वो सब किया तो नेट प्रॉफिट आया 25,000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन और दी है, डेटर्स 1 अप्रैल 19 के भी दिए हैं, 31 मार्च 20 के भी दिए, यानी ओपनिंग भी दिए और क्लोजिंग भी दिए हैं, डेटर्स दिए हैं, बिल रिसीवेबल दिए हैं, क्रेडिटर्स दिए हैं, स्टॉक दिया है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग दी हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। और मेरे हिसाब से इतना ही क्वेश्चन है, फिर तो सॉल्यूशन है। हाँ, तो इसी पे रहते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसकी मदद लूंगा। अभी हम लोग नए हैं ना, अभी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग इसकी हेल्प लेंगे। करते करते हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम लोग को हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसकी हेल्प लेंगे, इसकी, ये एडजस्टमेंट वालों की। और इसके हिसाब से एक काम करते हैं, चलते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, हमें क्या चाहिए, कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल। तो एक काम करते हैं, एक टेबल छोटी सी बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं, एक जिसमें हम पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लेंगे, है ना। उसके अंदर बगल में एक डिटेल्स का, यानी फॉर्मूला कैसा रहा, और फिर अमाउंट का। ऐसा कर लेते हैं कि मैं आपको इसमें 3 कॉलम बनवा देता हूं। बनाने को 4 भी बना सकते हैं, कि एक इनर अमाउंट का अंदर, आउटर अमाउंट का बाहर, कैसे भी कर सकते हैं। 3 से ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलो, कहाँ गया क्वेश्चन आपका। चलो, एक बना रहे हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिए, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी का निकाल रहे हैं आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ब्रैकेट में कौन सा मेथड लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। एक बना रहे हैं पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक बना रहे हैं डिटेल्स का, जिसके अंदर फॉर्मूला लिख देंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट दिखा देंगे, और एक बना लेते हैं अमाउंट का, जिसमें सबसे पहले आप कह रहे हैं सर एडजस्टमेंट से चलिए, ये वाली, इसको इस चार्ट से चल रहे हैं, इससे चल रहे हैं, समझ गए किससे चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल, तो उसको मैं भी लिख देता हूं, कैश इनफ्लो
फ्रॉम सेल्स, और फॉर्मूला देखाते हैं वहां से, अभी तो अपने को याद नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, देखाते हैं क्या फॉर्मूला लिखने वाले हैं। देखिएगा तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर, बताओ इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर दिए हैं, डेटर्स की फिगर है। अच्छा बिल रिसीवेबल है, वो भी है, तो सेल प्लस ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग डेटर माइनस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। चलिए लिखते हैं सेल प्लस ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल माइनस, उधर जगह नहीं तो नीचे लिख दे रहा हूं, माइनस क्लोजिंग डेटर्स माइनस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, और यहीं पे फिगर्स लिख के दिखा देते हैं। सेल्स, सेल्स क्वेश्चन में ढूंढ के बताओ कितनी है, यहां लिखिए 1,50,000, 1.5 लाख रुपए की सेल है, 1,50,000। मैं एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन ना अपने पास भी निकाल लेता हूं, तो बार बार उधर नहीं जाना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन मेरे पास, हाँ जी, सेल है 1.5 लाख रुपए की, और उसके बाद ओपनिंग डेटर्स, डेटर्स एक 18,000 दिए, 25,000, इसमें ओपनिंग कौन से हैं तो बताइए हुआ 18,000, यानी प्लस 18,000। सर बिल रिसीवेबल भी ले लो, ठीक है बेटा, प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल 7,000, सर माइनस क्लोजिंग डेटर 25,000 माइनस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल 4,000। इसको करो, जो भी आएगा आउटर कॉलम में लिख देंगे, प्लस माइनस तो आप कर लोगे, करके बताओ बेटा कितना आता है ये। 1,46,000, एक मिनट, 1,50,000 प्लस 18,000 प्लस 7,000 माइनस 25 और 4 यानी 29,000 माइनस करो, खत्म करो, 1,46,000। अच्छा ब्रैकेट में लिखे हैं कि बिना ब्रैकेट के, आउटफ्लो है कि इनफ्लो है, इनफ्लो, यानी बिना ब्रैकेट के हम लिख रहे हैं बाहर 1,46,000। ठीक है, फिर से चलते हैं एडजस्टमेंट में, देखते हैं और कौन सा पॉइंट है, उसी के हिसाब से चलते रहेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। एडजस्टमेंट में अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, कैश पेड टू सप्लायर, तो चलो इसको हम भी लिख लेते हैं, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर्स, और फॉर्मूला देख करके आइएगा कैश पेड टू सप्लायर कैसे निकलता है। अच्छा अब एक चीज देखो, फॉर्मूले में लिखा है सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये तब करेंगे जब परचेजेस नहीं दी होंगी, इसका मतलब ही परचेज है। इस क्वेश्चन में देखो परचेजेस दिए हैं कि नहीं दिए, नहीं दिए, तो हम लोग यही पूरा फॉर्मूला लेंगे, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स भी तो करना पड़ेगा, तो परचेज हुई, इसके अलावा प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स और माइनस क्या, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, यही फॉर्मूला है। चलो अब एक एक करके चीजें देख के आते हैं। ओके, सीओजीएस क्वेश्चन में ढूंढते हैं, आप ढूंढ लेंगे, मैं अपनी शीट पे देखता रहा हूं, क्वेश्चन में आपके पास है ना क्वेश्चन। हाँ सीओजीएस कितना है बताओ देख के, 1,00,000, तो मैं यहां पे कर लेता हूं ताकि बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। सीओजीएस है 1,00,000 का, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक जरूर, स्टॉक 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 कहां है ये, लिखा है 20,000 और 25,000, इसमें क्लोजिंग कौन सा है 25,000, यानी प्लस 25,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग कितना है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 माइनस 20,000, इतना जो है ना, इतने से परचेजेस आएंगी। अगर परचेज की बात करें इस क्वेश्चन में तो 1,05,000 की परचेज है, बट मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, उसी फॉर्मूले में काम हो जाएगा। प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, कहां है 8,000 6,000, 8,000 ओपनिंग है माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 6,000। चलो एक बार प्लस माइनस करते हैं, 1,05,000 आप ये उतार दें, और प्लस आप कह रहे हैं 2,000 कर दो, 1,07,000, आउटफ्लो और इनफ्लो, आउटफ्लो, कैश पेड है ना ये, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ब्रैकेट मींस आउटफ्लो, ठीक है। वापस एडजस्टमेंट की तरफ चलते हुए और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, उस पर काम करना है। चलिए
कैश पेड टू सप्लायर का काम आपने करा दिया है। अब है पेमेंट टू एम्प्लॉइज। पेमेंट टू एम्प्लॉइज में फॉर्मूला बाद में लिखना, पहले एक बार क्वेश्चन में देखो ये है चीजें कि नहीं। इस क्वेश्चन में कहीं सैलरी दी है? दी है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दी है क्या? वो भी दी है। तो ठीक है, फॉर्मूला लिख रहे हैं सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगनिंग। क्या क्या लिख रहे हो सर? हेडिंग यही डाल देते हैं, पेमेंट टू एम्प्लॉइज। ठीक है, पेमेंट टू एम्प्लॉइज है ना, जिसमें करना क्या वाले हैं हम लोग, ये फॉर्मूला लेने वाले सैलरी प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल लो या पूरा आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगनिंग बोलो, सैलरी प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी और माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो क्वेश्चन में देख के आते हैं एक बार कितना है, सैलरी कितनी है, सैलरी है 12,000, यहां लिख रहे हैं 12,000 प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी आप 2,000 बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल 2 और 3 है, ठीक है ओपनिंग 2 है, और माइनस 3,000, 12 प्लस 2 14 और माइनस 11,000। आउटफ्लो की इनफ्लो, आउटफ्लो ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, वापस एडजस्टमेंट में चलिए, आइए वापस एडजस्टमेंट्स में और देखते हैं क्या है। रेंट रिसीव्ड, अब एक मिनट रुकिए, पहले इस क्वेश्चन में कहीं रेंट है क्या? रिसीव्ड नहीं है तो फिर ये नहीं लिखेंगे ना, समझ गए? ये तो एक परफॉर्मा एक दिया था कि हिंट मिलती रहे, रेंट नहीं था। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट पेड, इस क्वेश्चन में वैसे भी नहीं है, और होता भी अगर इंटरेस्ट जो हमने पे किया होता तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट तभी बनता। मैं देखो आपको पूरी नॉलेज देता जा रहा हूं, क्या क्या रट्टू तोता ना बने। तो जब हमारा मेन काम फाइनेंसिंग एंटरप्राइज अगर होते, फाइनेंस का मेन काम होता तो हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर फाइनेंसिंग एंटरप्राइज हम नहीं होते, नॉर्मल कोई और बिजनेस कर रहे होते, तो जो इंटरेस्ट हमने पे किया वो आता, लेकिन ऑपरेटिंग में नहीं आता, फाइनेंसिंग में आता है। क्योंकि पैसा लिया होगा तब हमने ब्याज दिया, बैंक से लोन लिया या डिबेंचर्स वालों से पैसा लिया इसलिए ब्याज दिया। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आएगा कि नहीं। सर तो और कुछ नहीं आएगा? नहीं नहीं, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि कुछ बच तो नहीं गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा अमाउंट या कुछ ऐसा जिसका ट्रीटमेंट हमें करना था। बाई साइड अगर हम देखें तो सेल वगैरह का काम हो गया है, जीपी तो मतलब ही नहीं है। टू साइड सीओजीएस का काम हो गया, सैलरी का काम हो गया। अब दो चीजें और बच रही है, एक इंश्योरेंस बच रहा है और एक डेप्रीशिएशन बच रहा है। डेप्रीशिएशन का मैं कुछ करूंगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, और डेप्रीशिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम होता है, उसका कुछ हमें करना नहीं है। लेकिन हमें किसका करना पड़ेगा? इंश्योरेंस का। अभी करवाते हो इंश्योरेंस का। कितना है? 3,000 है। और भी कुछ दिया है क्या? नीचे में डिटेल्स में डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, स्टॉक, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सबका काम हो गया। बस बच रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। 1,000 ओपनिंग है, 1,000 ही क्लोजिंग है। अच्छा, ये प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से दे दिया, पहले से दे दिया मतलब एडवांस में। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई पॉलिसी ली, हमने कोई पॉलिसी ली, मान लीजिए हमने पॉलिसी ली मार्च में। अब मार्च में हमने पॉलिसी ली तो वो हमसे क्या करता है, साल भर का प्रीमियम एक ही बार में ले लेगा, इंश्योरेंस कंपनी एक साल का प्रीमियम। जबकि हमारा तो ये साल मार्च में खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे उसने कहा सर 1,000 रुपए महीने का प्रीमियम है, 1,000 रुपए महीने का फॉर एग्जाम्पल, तो साल का कितना प्रीमियम हुआ? 12,000। हमने पॉलिसी ली 1 मार्च को, हमने उसको पूरे 12,000 दे दिए। बट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेज इस साल का मेरा खर्चा केवल 1,000 है, बाकी 11,000 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए वो अगले साल का है। उसको हम बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? पहले से हमने पे कर दिया, तो ठीक है प्रीपेड है। लेकिन बात ये नहीं समझ में आ रही है, कौन सा प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस करेंगे ओपनिंग वाला कि क्लोजिंग वाला, और कौन सा माइनस करेंगे? वैसे इस क्वेश्चन में तो बड़ा इत्तेफाक है कि दोनों सेम दिए हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग 1,000 1,000। आप गलती से कुछ भी प्लस माइनस कर देंगे, आपका आंसर वही आ जाएगा। आपका आंसर मतलब प्रीपेड मतलब जो इंश्योरेंस आपने पे किया वो पता है कितना आएगा? 3,000 प्लस 1,000 माइनस 1,000 यानी 3,000 आएगा। लेकिन बात ये आती है कौन सा प्लस करेंगे कौन सा माइनस। जैसे आउटस्टैंडिंग में तो हम क्या कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, तो अगर आउटस्टैंडिंग होता तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर रहे थे। आपने देखा ना ये फॉर्मूला था, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर रहे थे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर रहे थे।
लेकिन प्रीपेड में क्या करें सर, आपने तो सिखाया नहीं। आप सोच के देखो, प्रीपेड पहले से पे कर दिया, प्रीपेड। अब इस साल क्या होगा ध्यान समझना, जो ओपनिंग प्रीपेड है, ओपनिंग प्रीपेड, वो हमने इस साल पे नहीं किया था, वो हमने पिछले साल ही पे कर दिया था। हमें तो ये निकालना है कि हमने इस साल कितना पे किया। ओपनिंग प्रीपेड मींस जो हमने लास्ट ईयर पे कर दिया था इस साल का भी, और क्लोजिंग प्रीपेड मींस जो इस साल पे किया है अगले साल का। तो जो इस साल पे किया है अगले साल का वो जुड़ेगा, और जो पिछले साल पे किया था वो माइनस होगा। इन शॉर्ट, ओपनिंग जो प्रीपेड है वो माइनस होगा, और क्लोजिंग जो प्रीपेड है वो प्लस होगा। चलिए लिखते हैं। कहां लिखेंगे सर, यहां लिखते हैं बेटा। पेमेंट टू एम्प्लॉइज तक आपने लिखवाया है, इसके नीचे अब हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, हाँ, कैश पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, फॉर इंश्योरेंस, या शॉर्ट ऐसे लिख लीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कैश पेड भी लिख सकते हैं या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। जिसमें अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा देते हैं, प्रीमियम, बताओ कौन सा वाला प्लस करना है, प्रीपेड कौन सा वाला, तो लिख रहे हैं प्लस क्लोजिंग प्रीपेड माइनस ओपनिंग प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग में यही चीज उल्टी हो जाती है, आउटस्टैंडिंग में क्या हो जाता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाता है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाता है। चलो, प्रीमियम है हमारा 3000 प्लस क्लोजिंग प्रीपेड है 1000 माइनस ओपनिंग प्रीपेड है 1000, तो ये आएगा 3000। आउटफ्लो लिखूं कि इनफ्लो लिखूं, आउटफ्लो। इसके अलावा भी एक बार क्वेश्चन चेक कराओ, क्वेश्चन चेक करके आओ, क्वेश्चन में कोई और पॉइंट तो नहीं बच रहा जिसका हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए। क्वेश्चन में हमने सभी का कर लिया। डेप्रीशिएशन का कुछ करना चाहिए क्या क्वेश्चन में, डेप्रीशिएशन का कुछ करने की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से चल रहे हैं और कोई अमाउंट नहीं है। अगर लेट्स से यहाँ पे और कोई अमाउंट होता, वेजेस होती, तब उसका भी काम कर रहे होते, या रेंट हमने पे किया है तो हम उसका भी काम कर रहे होते, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो बस प्लस माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। करो 1,46,000 माइनस 1,07,000 39,000 माइनस 11,000 माइनस 3,000 25,000। ये आपका कैश फ्लो लिख लो, या नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव बच रहा है, नेगेटिव बच रहा है, ठीक है, 25,000। तो बड़ा इजी है, सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि क्या प्लस होना है, क्या माइनस होना है, और फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या नोट करना है तो मैं एक बार दिखा दूं। कोई भी चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए कि ये प्लस क्यों हुआ, वो माइनस क्यों हुआ, या ये फिगर क्यों नहीं ली, वो क्यों किया, कोई भी आपके दिमाग में। बिल्कुल सेम, बिल्कुल बिल्कुल, आपका डाउट बहुत अच्छा है कि अगर जैसे प्रीपेड प्रीमियम था, अगर उसकी जगह प्रीपेड सैलरी होता तो भी क्या हम क्या करते, हम ओपनिंग प्रीपेड सैलरी को माइनस करते और क्लोजिंग प्रीपेड सैलरी को प्लस करते। ठीक है, प्रीपेड मींस एडवांस में हमने सैलरी पे कर दी। ठीक है, और कोई डाउट किसी का नहीं? ठीक है, इसका मैंने आपको ये भी सॉल्यूशन टाइप करके भी दिया हुआ है। तो एक कॉलम इनफ्लो आउटफ्लो, या आपने पर्टिकुलर्स का बनाया, दूसरा डिटेल्स, तीसरा अमाउंट, और ऊपर हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से करके यहाँ पे सॉल्यूशन इसका किया हुआ है। अगले मेथड पे चलते हैं। कौन सा मेथड होगा अगला, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही निकाल रहे हैं, और इनडायरेक्ट मेथड से। ज्यादातर क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से पूछे जाते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं आ सकता, लेकिन रेशियो 20-80 का रहता है। 20% चांसेस होते हैं डायरेक्ट के, और 80% चांसेस होते हैं इनडायरेक्ट के। तो आने हमें दोनों चाहिए। इनडायरेक्ट मेथड में हम करने के वाले, देखो नाम बता रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड,
इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर अभी हमने ये डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन किया ना, ये अगर यही क्वेश्चन हमें इनडायरेक्ट मेथड से करना होता, ये सेम क्वेश्चन अगर हमें इनडायरेक्ट मेथड से करना होता तो हम करते क्या, हम नेट प्रॉफिट से शुरू करते, हम उल्टी चाल चलते, हम यहां से शुरू करते, किससे, नेट प्रॉफिट 25,000 पकड़ते और इसमें हम कुछ चीजें प्लस माइनस करते जाते। इनडायरेक्ट मेथड मतलब उल्टा चलते, ये चलते और फिर जैसे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन बताओ इसमें ऑलरेडी प्लस हो चुका है कि माइनस हो चुका है, 25,000 कब निकला होगा, 25,000 का नेट प्रॉफिट आया है, ये कब आया है, डेप्रीशिएशन इसमें से पहले से माइनस है कि पहले से प्लस है, पहले से माइनस है, बट डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो हम क्या करते हैं, हम डेप्रीशिएशन ऐड करते। तो कुछ ऐसा हम लोग करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है जिससे चलेंगे तो जल्दी कभी गलती आपकी नहीं होने वाली। पहले पढ़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अंडर दिस मेथड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बाय मेकिंग एडजस्टमेंट टू नेट प्रॉफिट और लॉस। यानी हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाते हैं या ये कह सकते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस में एडजस्टमेंट करके काम करते हैं। द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी, देखो नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, कह रहा है इसमें प्रॉफिट और लॉस दिखता है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल कैश एंड नॉन कैश आइटम। भाई पीएनएल में जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा उसमें कैश आइटम भी लिए होंगे और नॉन कैश डेप्रिसिएशन भी लिया होगा, बट जब हम काम करेंगे तब हम उसमें से नॉन कैश आइटम हटा देंगे। इसके अलावा हो सकता है आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस लिया हो सकता है जब आपने पीएनएल बनाया जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट कहीं से मिला हो, इंटरेस्ट मिला हो, इंटरेस्ट मिला तो कौन सी एक्टिविटी होती है, इंटरेस्ट कहीं से मिला, हमने क्या किया होगा, इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपने पीएनएल बनाते समय तो इंसान क्या करता है, इंटरेस्ट मिलता है तो यहां दिखा देता है भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, मान लो उसको इंटरेस्ट मिला है लेट से 1,000 रुपए का, तो दिखा देगा भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000, तो उसके नेट प्रॉफिट जो आएंगे वो 25,000 नहीं आके 26,000 आएंगे। अब जब हम इनडायरेक्ट मेथड से उठाएंगे तो हम नेट प्रॉफिट 26,000 उठाएंगे, बट इस 26,000 में तो इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है 1,000 रुपए का, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कैश तो मिला है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है, हम इसको क्या करेंगे, ऑपरेटिंग निकालने के लिए माइनस कर देंगे, ये लिखा है यहाँ पे, तो इसको ओरिजिनली कर देते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन। ओके, क्या लिखा हुआ है, लिखा है इवन नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, एक्सेट्रा, इन सबका भी हमें काम करना पड़ेगा। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंप्यूट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमें नॉन कैश आइटम को, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ने वाला है टू द फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे करेंगे, परफॉर्मा क्या होगा, ये बहुत डिटेल में मैंने बनाया है ताकि कभी जल्दी आपको दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगेन बोल रहा हूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन टैक्स तो मिलेगा। तो कौन सा नेट प्रॉफिट उठाया है, बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स मतलब जिसमें टैक्स माइनस नहीं हुआ, मतलब अगर आपको ऐसे दिया है, आपको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख और इनकम टैक्स है 10,000 का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख है और इनकम टैक्स है 10,000 का, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,10,000 होगा, 1,10,000 रहा होगा, तब आपने 10,000 का टैक्स पे किया, इसलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख बचा। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते, बच्चे ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठा लेते हैं। जैसे ही आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया, गलती होना शुरू हो जाएगी। आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो अच्छी बात क्या थी, इसमें टैक्स नहीं था, तो नेट प्रॉफिट थे यही बिफोर टैक्स थे, यही आफ्टर टैक्स थे। बट अगर टैक्स होगा तो हम इसको हटा के, मतलब उसको ऐड ऑन करके, ऐड बैक करके हम उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। सर और क्या करने वाले हैं, जैसे हमने नेट प्रॉफिट ले लिया बिफोर टैक्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर हम समझें तो हमने 25,000 का नेट प्रॉफिट ले लिया बिफोर टैक्स। आप करिएगा नहीं, आप सिर्फ समझते रहिएगा। इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस। सर ये क्या है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब, नॉन कैश मतलब डेप्रीशिएशन वगैरह, नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस, चार्जेस मींस एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, ऐसे एक्सपेंस जो नॉन ऑपरेटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के बेचने पे नुकसान हुआ, नुकसान तो हुआ,
पैसा तो गया जेब से, नुकसान तो हुआ, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी ना है। आप समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो आपने पीएनएल बनाते समय आपने इनको डेबिट कर रखा होगा, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रखा होगा, लॉस ऑन सेल को। हमें क्या करना है, उन सबको ऐड बैक करना है। तो हमें क्या क्या ऐड बैक करना है, चलिए पढ़ते हैं। हमें ऐड करना होगा डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम है। गुडविल अगर राइट ऑफ करी है हमने, उसको ऐड बैक करेंगे, नॉन कैश आइटम है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर राइट ऑफ करें, नॉन कैश आइटम है। डिस्काउंट ऑन शेयर और डिवेंचर अगर राइट ऑफ करें, नॉन कैश आइटम है। इतने तो नॉन कैश आइटम हो गए। इसके अलावा सर नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन से हुए, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको ऐड करेंगे। इंटरेस्ट पेड इवन नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, क्योंकि इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। कौन सी एक्टिविटी का है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर पीएनएल की डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है तो हमें उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। हाँ, अगर हम जिसका बना रहे वो है ही फाइनेंसिंग एंटरप्राइज, तो फिर हम इंटरेस्ट को ऐड बैक नहीं करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, हो सकता है हमने इस बार, मान लो हमसे क्वेश्चन कह रहा है जैसे नेट प्रॉफिट 25,000 है, इसकी जगह यहां एक चीज और लिखी होती है, डेप्रिसिएशन के बाद मान लो कहीं लिखा होता टू, हमने जनरल रिजर्व में 10,000 रुपए भेजे, 10,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें, इसलिए मेरा नेट प्रॉफिट 25,000 नहीं 15,000 है। तो नेट प्रॉफिट जो 15,000 है, इसमें आपने जो रिजर्व में 10,000 भेजे, रिजर्व तो एक तरीके से नॉन कैश आइटम है ना, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। जैसे डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं वैसे ही जितनी भी चीजें आपने डेबिट साइड में लिखी हैं, हिंदी में सुनिएगा, हिंदी में सुनिए ध्यान से, जितनी भी चीजें आपने डेबिट साइड में पीएनएल के लिखी हैं, किसके, पीएनएल के डेबिट साइड में, हम उन सबका एनालिसिस करेंगे। हम उन सबका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद उनमें से जो जो नॉन कैश आइटम होंगे उन सबको प्लस करेंगे, और जो जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम होंगे उसको भी प्लस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको दिया होगा, उसकी डेबिट साइड को, खर्चों की साइड को सबसे पहले हम देख रहे हैं। खर्चों की साइड में जो हमें नॉन कैश आइटम लिखे दिखेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अगर जो जो लिखे मिलेंगे, लिखे ही नहीं कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं, जो जो लिखे मिलेंगे उन सबको हम प्लस करेंगे। जो जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दिखाई देंगे, जैसे नॉन ऑपरेटिंग में अभी आपको समझाया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना, या इंटरेस्ट पेड, उन सबको भी हम प्लस करेंगे। और इसके अलावा जो डेबिट साइड में लिखे होंगे, जो डेबिट साइड में लिखे होंगे, लेकिन वो अगर कैश आइटम है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो उसका हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे डेबिट साइड में सैलरी लिखी है, डेबिट साइड में क्या लिखा है, सैलरी, सैलरी कैश आइटम है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो उसको एड बैक नहीं करेंगे। एड बैक केवल क्या होगा, जो जो पीएनएल के, नहीं पूरी लाइन बोलो तो गलती नहीं होगी, जो जो पीएनएल के डेबिट साइड में, जब मैं पीएनएल बोलता हूं ना तो मैं पीएनएल एज वेल एज ट्रेडिंग दोनों बोल रहा होता हूं। जो जो पीएनएल के डेबिट साइड में लिखे हैं लेकिन वो है नॉन कैश आइटम तो ऐड बैक होंगे, या नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो ऐड बैक होंगे। जिसकी मैंने लिस्ट बना दी कि नॉर्मली इससे ज्यादा कभी कुछ मिलता नहीं क्वेश्चन में, इतना भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने छांट छांट के सब लिख रखा है आपके लिए, ठीक है। ओके सर, माइनस क्या करेंगे, तो प्लस तो समझ में आ गया सर, माइनस क्या करने वाले ये भी बता दो ना सर। माइनस करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट्स, क्रेडिट मींस इनकम्स, यानी इधर देखिएगा, इधर देखिए पीएनएल में हम पीएनएल की क्रेडिट साइड देखेंगे। उसके बाद अगला काम हमारा क्या होगा, पीएनएल की क्रेडिट साइड, इनकम वाली साइड। क्रेडिट साइड में, पीएनएल की क्रेडिट साइड में अगर कोई नॉन कैश आइटम है तो वो माइनस करेंगे क्योंकि पहले से जुड़ा हुआ होगा, और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो वो भी माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग आइटम में जैसे यहां पे एक्सपेंस साइड में आ सकता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इनकम साइड में क्या आ सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे यहां पे आपका कहीं पे लिखा हुआ है बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 5,000, तो 5,000 पहले से जुड़ा है, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी क्या माइनस करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, हम क्या माइनस करने वाले हैं, सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट्स। आमतौर पे क्रेडिट साइड में नॉन कैश आइटम कम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह सब नॉन कैश आइटम होते हैं, वो सब डेबिट साइड में लिखे होते हैं। क्रेडिट साइड में जल्दी आपको नॉन कैश आइटम नहीं मिलेंगे, लेकिन नॉन क्रेडिट, नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट्स मिल सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स मिल सकते हैं। नॉन ऑपरेटिंग जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड तो कैश में मिला होगा, इसको सर क्यों माइनस करा रहे हो, कैश में तो मिला है लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। इंटरेस्ट मिला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, कौन सी एक्टिविटी,
इन्वेस्टिंग, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, किसी कंपनी के मैंने डिबेंचर खरीदे इसलिए ब्याज मिला, किसी कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे इसलिए डिविडेंड मिला। तो अगर पीएनएल के क्रेडिट साइड में, पीएनएल की बाई वाली साइड में, क्रेडिट साइड में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लिखी हुई हैं तो हमारी ड्यूटी है कि उसको माइनस करें। रीजन मीन बाई साइड में लिखी है तो पहले से जुड़ी होगी तब नेट प्रॉफिट आया, बट नेट प्रॉफिट में हमें उसको हटाना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट में हमें क्या हटाना पड़ेगा? पीएनएल में क्रेडिट साइड में अगर कोई नॉन कैश आइटम है तो वो माइनस होगा, कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो वो भी माइनस होगा। नॉर्मली नॉन कैश जल्दी नहीं मिलता लेकिन नॉन ऑपरेटिंग मिल जाते हैं, इसीलिए आप देखिए तो यहां पे नॉन कैश का कोई एग्जांपल मैंने इसमें नहीं डाला। जब आप इतना कर देंगे तो आपकी जो फिगर आती है वो कहलाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया बिफोर वर्किंग, अभी वर्किंग कैपिटल का कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट अभी हमने किया नहीं है, तो जो आया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहलाता है। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हो सकता है आपसे पूछ ले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बताओ, तो आपको केवल इतना यहां तक काम करना पड़ेगा, यानी नेट प्रॉफिट उठाना पड़ेगा, उसमें सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा, सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट्स को यानी इनकम्स को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद आप देखिए वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट किया गया है। सर क्या किया है? कुछ ऐड किया है बेटा, कुछ लेस किया है। दो ऑप्शन हैं, आप कहो तो याद कर लेते हैं या थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओ तो हल्का सा समझा देते हैं। जैसे ऐड किया है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस किया इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। समझा दूं कि छोड़ें? चलो समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ईयर के स्टार्टिंग में हमें किसी से पैसा लेना था। कितना लेना था? मान लो ईयर के स्टार्टिंग में हमें किसी से 10,000 रुपए लेने थे। कितने लेने थे? 10,000। और ईयर के लास्ट में जब मैं देख रहा हूं तो अब केवल 2,000 रुपए लेने बचे हैं। मान लो मेरे को राम से ईयर के स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज लेने थे, मेरे लिए डेटर्स थे, मेरे को पैसा लेना था। ओपनिंग डेटर 10,000 था। जब हम ईयर के लास्ट में देख रहे हैं तो केवल 2,000 रुपए लेना बचा, यानी क्लोजिंग डेटर 2,000 है। अब पहले तो ये समझिए ऐसा क्या हुआ होगा कि साल के शुरुआत में लेने थे 10,000, साल के एंड पे लेने बचे केवल 2,000, तो इस पूरे साल में उस बंदे ने हमें पैसे दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? दिए होंगे। कितने दिए होंगे? 8,000। 8,000 अगर दिए होंगे तो ऐड होना चाहिए, इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इनफ्लो है, ऐड होना चाहिए, ऐड होगा। ये है क्या सर? ये है डेटर्स शुरुआत में थे 10,000 के, 10,000 बोला था ना मैंने, शुरुआत में 10,000 के और लास्ट में 2,000, यानी डेटर्स मींस करंट एसेट्स। करंट एसेट डिक्रीज है कि इंक्रीज है? डिक्रीज। साल में ज्यादा थे ऊपर, बाद में कम है। डिक्रीज इन करंट एसेट, आपने कहा प्लस होगा, प्लस हुआ है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होता है। एक भी अगर समझ लिया तो बाकी सब बन जाएगा। जब डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होगा तो इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होगा। करंट लायबिलिटी भी बन जाएगा ऐसे। डिक्रीज इन करंट एसेट अगर प्लस होता है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है तो यानी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होता है। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, करंट लायबिलिटी का एक एग्जांपल समझा देता हूं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमें किसी को पैसे देने थे ईयर के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए, ईयर के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए में देने थे, और ईयर के एंड पे देख रहा हूं तो अब केवल 10,000 रुपए देने बचे हैं। ईयर के एंड पे क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो हैं वो 10,000 हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स जो थे वो 1 लाख थे, यानी इस पूरे साल में हमने उससे कितना पैसा दिया? 90,000 पैसा दिया, यानी आउटफ्लो और इनफ्लो। आउटफ्लो माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? करंट लायबिलिटी। साल के शुरुआत में सर आपने बताया 1 लाख थे, साल के एंड पे आप बता रहे हैं सर 10,000 है, यानी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है? डिक्रीज। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मींस आपकी जेब से पैसा गया है तो माइनस हुआ है। सिंपल सी बात है। हाँ 90,000 माइनस होगा। देखो ये है ना डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देखो जब भी, अगर थोड़ा सा और लॉजिक आप देखें,
जब भी करंट लायबिलिटी कम होती है, इसका मतलब आपने पैसा किसी को दिया होगा तभी तो आपकी लायबिलिटी कम हुई, यानी आउटफ्लो हुआ। जब भी करंट लायबिलिटी कम होती है तो आपकी जेब से पैसा गया होगा, तभी करंट लायबिलिटी कम हुई, तभी माइनस हो रहा है। और करंट लायबिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब आप किसी को और पैसा दबा के बैठ गए हो। करंट लायबिलिटी बढ़ी, इसका मतलब आपने किसी का और पैसा दबा के बैठ गए। किसी को साल के शुरुआत में देना था 1 लाख, साल के आखिरी में देना है 1.5 लाख, 50,000 उसका और दबा के बैठ गए अपनी जेब में। करंट लायबिलिटी बढ़ी इसलिए प्लस होता है। करंट एसेट्स, स्टॉक का एक और एग्जांपल समझा देता हूं। स्टॉक का, मान लो साल के शुरुआत में मेरे पास स्टॉक रखा था, मैं जिस चीज में डील करता हूं, लेट्स से पेन में डील करता हूं, 1 लाख रुपए का स्टॉक रखा था। साल के आखिरी में मेरे पास स्टॉक रखा है मात्र 20,000 रुपए का। तो पूरे साल में इसका मतलब हुआ क्या है? 80,000 के पेन बिके ना, पैसा आया होगा ना। तो जब करंट एसेट डिक्रीज होता है तो इसका मतलब पैसा मिलता है। डेटर्स कम होते हैं यानी पूरे साल में हमने उनसे पैसा ले लिया। बढ़ जाते हैं डेटर्स, करंट एसेट्स बढ़ जाते हैं यानी वो हमारा पैसा दबा के बैठे। ठीक है, 100 की सीधी एक बात। अगर इन सबसे आपका कोई भला नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं जा रहा दिमाग में, तो याद कर लीजिए, एक भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स याद कर लीजिए, वो क्या होता है? ऐड होता है। सर जब इतना कर देंगे तो क्या आएगा? जब इतना कर देते हैं बेटा तो हमारा आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या आता है? कैश जनरेटेड। अभी अभी कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं आया, अभी जो आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें सर क्या करते हैं? अब बेटा इसमें इनकम टैक्स पेड माइनस करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होते हैं तो उसका प्लस माइनस कोई एडजस्टमेंट होगा, 99% नहीं दिए होंगे। इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में बोलता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखा दो, तो इनकम टैक्स पेड माइनस नहीं करना। और अगर बोलता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखा दो, तो इनकम टैक्स पेड माइनस होगा। यहां तक में आपका कोई डाउट है तो पहले पूछ ले, नहीं तो फिर एक आधी चीज और समझाऊं आपको। हाँ, कोई डाउट है किसी का? नहीं, एक चीज और समझा देता हूं। हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे सर ऊपर सर पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले रहे हो, फिर बाद में हटा ही रहे हो, तो काहे के लिए हम ना हटाएं? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे ही करेंगे, हटाएंगे, है ना। प्रेजेंटेशन हमें बिल्कुल साफ सुथरी करनी है और जो पूछेगा उसके हिसाब से काम करने वाले हैं, तो हम तो वो हटाएंगे। अब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो सीख लो। हो सकता है एग्जाम में आपको इनकम टैक्स दिया ही ना हो, जैसे अभी हम लोग ने वो जो क्वेश्चन किया, नहीं दिया है तो बात ही खत्म हो गई। अपने लिए तो आसान है, कुछ करने की जरूरत है कहीं पे? कुछ नहीं करना। दूसरा केस, आपको इनकम टैक्स दिया है तो आप देख लेंगे जो नेट प्रॉफिट दिए हैं वो आफ्टर टैक्स दिए कि बिफोर टैक्स। अगर आफ्टर टैक्स दिए तो इनकम टैक्स उसमें माइनस हो चुका है, प्लस करोगे तब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ऊपर आप नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर टैक्स उठाओगे और बाद में इनकम टैक्स माइनस कर दोगे। तीसरा केस ध्यान से सुनो, जहां बच्चे गलती करते हैं। हमें एग्जाम में क्वेश्चन में दो तरीके के इनकम टैक्स दे दिए। एक दे दिया प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, लेट से 1 लाख रुपए, और एक दे दिया इनकम टैक्स पेड, लेट से 1,20,000 या 90,000, कम या ज्यादा कुछ भी डिफरेंट फिगर। एक दे दिया प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और एक दे दिया इनकम टैक्स पेड। अब हम बड़े कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, कौन सा कहां पे होगा। नहीं जी, पूरी बात सुनो, आप सही कह रहे हो, पेड वाला, पूरी बात सुनो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाओगे और इसमें जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वाला है वो प्लस करोगे, क्योंकि वो माइनस हुआ होगा तब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स प्लस करोगे तब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। बिफोर टैक्स लेने के लिए आपको तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना है। और जो यहां पे आप आखिरी में, सबसे आखिरी में माइनस कर रहे हो, इसमें आप ठीक कह रहे थे, इसमें प्रोविजन नहीं माइनस होती, इसमें इनकम टैक्स पेड माइनस होता है। फिर से एक बार समझते हैं। अगर एक ही इनकम टैक्स दिया होगा तो हम वही इनकम टैक्स यहां पे प्लस कर देंगे और वही सबसे आखिरी में माइनस कर लेंगे। मान लेंगे प्रोविजन भी उतनी की बनी थी, दिया ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। पहला केस, सेम एक ही फिगर दिए, 1 लाख रुपए इनकम टैक्स पेड या जिस भी नाम से, तो वही ऊपर यहां प्लस कर देंगे, बिफोर टैक्स निकालेंगे और सबसे आखिरी में वही माइनस कर देंगे। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अलग दिए, इनकम टैक्स पेड अलग दिया हुआ है, तो आप जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्लस इनकम टैक्स पेड की फिगर नहीं करते, प्लस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की फिगर करते हैं। तब आता है जाके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आखिरी में जो माइनस होता है वो इनकम टैक्स पेड माइनस होता है, ना कि प्रोविजन।
बहुत बारीकी आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन में, वो जैसे ऐसे फंसा सकता है, मैं आपको सब समझा रहा हूं, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं क्वेश्चन में उसको फंसाने के लिए। किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको सब समझा दिया, और कुछ फंस सकता नहीं है क्वेश्चन में नॉर्मली। बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे समझ लेंगे। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई, यस और नो? क्लियर? ठीक है सर। सर हम लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया। सर ये नोट्स क्या है? जितना मैंने आपको नोट्स ये जो आपको ओरली समझाया है ना, वही नोट्स में लिखा है। नोट्स में लिखा है कि जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग, इसलिए इसका ट्रीटमेंट यहां से हटाया गया। इंटरेस्ट डिविडेंड जो मिलता है वो कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। और डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट एसेट को क्यों उसको प्लस करते हैं, क्यों इसको माइनस करते हैं, वो मैंने आपको ओरली समझाया और एग्जाम्पल भी मैंने डाला हुआ है। एक क्वेश्चन कराता हूं, छोटा सा एक क्वेश्चन है, मेरे साथ करिएगा, बहुत आराम से करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसमें दोनों मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। टू परचेजेस कैश क्रेडिट बाई सेल्स, कैश क्रेडिट टू वेजेस दिए हैं, जीपी आ गया है, डेप्रिसिएशन दिया है, सैलरी दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया है, बाई साइड में देखिए इंटरेस्ट रिसीव दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया। उसके बाद सॉल्यूशन नहीं देखने वाले, अपना काम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन से मेथड से करें, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मेथड से। चलिए डायरेक्ट मेथड से हम लोग करने वाले हैं, और डायरेक्ट मेथड में करें क्या, एडजस्टमेंट से ही चलते हैं। चलिए अभी कहां याद हुआ है अपने को, तो डायरेक्ट मेथड में अपने ने ये जो एडजस्टमेंट्स पढ़े थे इसके हिसाब से, इसकी मदद से चलेंगे। और आप चाहें तो कॉपी में कर सकते हैं, 3 कॉलम यहां पे भी बना लीजिए आप, एक पर्टिकुलर्स का, 5-6 लाइन के बनाइएगा, छोटा क्वेश्चन है जल्दी हो जाएगा। 5-6 लाइन का एक पर्टिकुलर्स का, दूसरा कौन सा बनाया था अपने ने, डिटेल्स का बनाया था, और तीसरा अमाउंट का। और ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट से पहले करेंगे। इतना तो कर लेंगे ना, हेडिंग डालिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ब्रैकेट में डायरेक्ट मेथड या अंडर डायरेक्ट मेथड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और 3 कॉलम पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। और फिर हम लोग एडजस्टमेंट की मदद से चलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल्स। कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल्स, पर्टिकुलर्स में लिख लो कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल्स। और अभी फॉर्मूला ना लिखना, फॉर्मूला 2 मिनट रुक के लिखेंगे, जरूरत होगी तो लिखेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लिखेंगे। फॉर्मूले में तो देखो क्या था, इधर फॉर्मूले में क्या लिखा था, ओपनिंग डेटर प्लस होने हैं, क्लोजिंग डेटर माइनस होने हैं, सेम ट्रीटमेंट बिल रिसीवेबल का होना है। बट इस क्वेश्चन में क्या आपको ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर कहीं कुछ दिया है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सेल देखिएगा, सेल क्वेश्चन में खुद ही दी हुई है, कैश की अलग 90,000 की, दिख रही है ना, कहां दी है, बाई सेल, कैश की 90,000, क्रेडिट की 10,000। हमें कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल लेना, हम कौन सी सेल उठाएं, 90,000, एज सिंपल एज दैट। डायरेक्ट मेथड में तो मैं केवल कैश वाला उठानी है, तो कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल, और डायरेक्टली अमाउंट वाले कॉलम में 90,000 लिख दीजिए। 90,000 कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल 90,000, ब्रैकेट में लिखोगे कि बिना ब्रैकेट के? आउटफ्लो है इनफ्लो है? इनफ्लो, तो बिना ब्रैकेट के लिखने वाले हैं। वापस एडजस्टमेंट में चलने वाले हैं, बिल्कुल बेटा ठीक है, वापस एडजस्टमेंट में चल रहे हैं। वापस एडजस्टमेंट में अगली फिगर है कैश पेड टू सप्लायर्स, जिसमें बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है। बट क्या वाकई यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, या ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर, या ये कुछ दिया है सीओजीएस वगैरह? यहाँ तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में परचेजेस दे दी हैं, वो भी कैश की अलग, क्रेडिट की अलग। हम कौन सी उठाएं, कैश की, तो ठीक है, कैश पेड टू सप्लायर्स, और बिना किसी फॉर्मूले के आउटर कॉलम में 60,000 रुपए, 60,000 रुपए आउटफ्लो और इनफ्लो, आउटफ्लो ब्रैकेट में, यानी कैश पेड टू सप्लायर ब्रैकेट में 60,000 रुपीज। परचेज दिया है, और क्या लिखा है, डाउट आपका, परचेज दिया है और बाद में स्टॉक की वजह लिखा है, विजय लिखा है, क्या लिखा है, वजह क्रेडिटर्स का डिटेल्स दिया हो, तो क्रेडिटर्स तभी होंगे ना जब परचेज हुआ, तो क्रेडिटर्स डिटेल यूज करेंगे इसमें।
मैं थोड़ा थोड़ा जो आपका डाउट समझ पा रहा हूँ कि परचेज दी है और क्रेडिटर्स दी हैं, तो क्रेडिटर्स का काम करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। परचेजेस के साथ जो क्रेडिटर्स का काम आपको सिखाया है वो करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली कैश परचेजेस दी हुई हैं, क्रेडिटर्स का कोई हमको इन्होंने बताया नहीं हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ गए? ओके। और वापस ऊपर देखते हैं और क्या था कैश पेड टू सप्लायर के अलावा क्या था एडजस्टमेंट्स में? कहां गया? पेमेंट टू एम्प्लॉइज, सैलरी, वेजेस वगैरह। तो इसमें है क्या पेमेंट टू एम्प्लॉइज दिया है क्या कहीं पे? कुछ क्या दिया है? वेजेस और सैलरी दोनों दी हुई है और कोई ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं है। तो ये 10,000 की वेजेस है, सैलरी 5,000 की। लिखो पेमेंट टू एम्प्लॉइज, पेमेंट टू एम्प्लॉइज। और डिटेल्स में नहीं, डिटेल्स वाले में थोड़ा सा लिख के दिखा देना, जो बीच वाले एक और कॉलम में फिर वो खाली रह जाएगा, उसमें लिख देना वेजेस प्लस सैलरी। वेजेस प्लस सैलरी इज इक्वल टू, उसी में लिख देना 10,000 वेजेस हैं और प्लस 5,000, 10,000 प्लस 5,000, और बाहर लिख देना 15,000। हाँ, बाहर ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि आउटफ्लो है, तो 15,000 ब्रैकेट में। और कुछ करना है? आइए क्वेश्चन को देखते हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देख लीजिए, एग्जाम में कैसे आप करने वाले हैं, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन की डेबिट साइड देख लीजिए, कुछ और तो नहीं करने वाले हैं। परचेजेस का काम हो गया, क्रेडिट परचेज का कुछ करने नहीं वाले थे। वेजेस का काम आपने कर लिया, जीपी से कोई मतलब नहीं। डेप्रीशिएशन का कुछ नहीं करेंगे डायरेक्ट मेथड में। सैलरी का काम हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट का भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बाई साइड में सेल में कैश का हो गया, क्रेडिट का कुछ करना नहीं। जीपी का मतलब नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस इतना ही करेंगे, प्लस माइनस कर दो, आपका आंसर बताओ। 15,000 आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। डायरेक्ट मेथड से आया कि इनडायरेक्ट मेथड से आया? डायरेक्ट मेथड से आया। इनडायरेक्ट मेथड से अगली क्लास पे करेंगे, टाइम कम है। लेकिन आप अगर घर से ट्राई कर पाए, आप ट्राई कैसे करिएगा वो समझा दे रहा हूं। सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, और वो जो फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट के हिसाब से जो जो दिया वो करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मेट के हिसाब से जो जो दिया आप करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो मेरे पास आना। तो एक क्वेश्चन आप ये एक बार ट्राई करना ना। और एक काम कर सकते हो आप, ये जो एक कराया था जिसमें केवल डायरेक्ट मेथड से कराया था, ये वाला, इसको भी आप इनडायरेक्ट मेथड से करना, आंसर सेम ही आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्या अलग आएगा? सेम आएगा। तो एक ये आपका हो गया इनडायरेक्ट से करने के लिए, और एक जो अभी कर रहे थे ये वाला हो गया। और बस चलो इतना आप करके आना। एक काम और भी कर सकते हैं, एक काम और भी कर सकते हैं। न्यू सिलेबस वाले बच्चे, आपके मॉड्यूल्स में इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। आपके मॉड्यूल में आपको देखोगे तो कैश फ्लो चैप्टर है, लेसन 9 है। उसमें आपको बाद में ना इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगे, 4 5 6 कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं। तो उसमें ना एटलीस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक का पार्ट तो हम लोग सीख चुके हैं। वो एक बार ट्राई करके आएंगे ताकि अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा तो आपका काम हो जाएगा। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जितने अभी तक एग्जाम में एमसीक्यूज आए हैं कैश फ्लो के, वो ट्राई करके आइएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और कौन कौन से नहीं कर पा रहे हैं। वो अगली क्लास में आप मेरे पास ले आइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।